बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिशवर तज्ज़ियाकार कलमनगार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी बातचीत के, बड़े अफसोस के साथ आज से फिर एक दफ़ा से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं हम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी थे, सेनेटर भी रहे हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, जो कि 68 बरस की उम्र में इंतकाल हमारे भी बहुत करीबी दोस्त रहे हैं क्या हैं थे, अब तो दुनिया में नहीं है। बट वंस ए फ्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड। मेरा इनसे बहुत पुराना राब्ता था। आज इतना अर्सा ये कराची रहे, बहुत इनसे कुर्बत रही। उधर से ये लॉ करते रहे, उर्दू में लॉ, कराची से यानी कि स्टडी भी करते, स्टडी भी किया था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे थे, और 82 के ये सदर रहे थे। ये PIE का सबसे बड़ा अदारा था, और वहीं से नाराज होकर ए लीग में आए। बेसिकली जमीयत के ही थे। सही। और इनके पेरेंट्स जो हैं, वालिद और वालदा, आखिरी उम्र तक जमात में रहे। सही। ये बहुत डायनामिक किस्म के लीडर थे PIE में। यानी कि 82 से जो इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने ए लीग उसके बाद बनाई, और बहुत एक्टिवली काम किया करते थे। ज़ाती तौर पर मुझे भी याद है कि एक बार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। छोटे मोटे होते हैं ना काम, उस वक़्त कोई सामान ज़्यादा है, कोई फलाना है, प्रोटोकॉल के मसाइल होते हैं। तो किसी ने इनको कहा तो ये सुबह 6 बजे चले आए बेचारे। अरे यार, कुछ दिक्कत ना हो आपको, और सारे काम करके 8 बजे फ्लाइट थी से मेरी। तो इस टाइप के ये वर्कर किस्म के आदमी थे, और बड़े डिवोटेड थे। मुस्लिम लीग में गए तो मुस्लिम लीग के हो गए। और फिर ये हुआ कि जब इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, कहते हैं कि इनकी खत किताबत भी रही नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ बहुत इंजॉय करते थे इनका खत। नवाज शरीफ के साथ तो रही होगी, इनको एक तरह का अतालिक मुकर्रर कर दिया गया था मरीम नवाज का। और कुछ अर्से के बाद उन्होंने कहा कि मरीम खुद चल सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको इस तरह की। तभी दोस्त उन्होंने कहा कि मेरा उनका ताल्लुक बाप और बेटी का था, मरीम ने आके कहा है। तो जब मार्शल लॉ लगा मुशर्रफ का, तो एक आवाज़ जो मुल्क में उठी वो इनकी आवाज़ थी। लीगल चौक पे आके इन्होंने मुजाहरा किया था, और मतलब बहुत दबंग किस्म के आदमी थे, और सेनेट में तकरीर करते थे। बिल्कुल एक खास अंदाज था इनका। शेर व शायरी बीच में, शेर व शायरी थी। वैसे फिर शेर व शायरी के अलावा तंज़ व मज़ाक के फिक्रे थे, और चमुखी लड़ाई लड़ने की एक ऐसा अंदाज था जो कम लोगों में पाया जाता है। फ्रस्ट्रेट तो होते नहीं थे ना जी, बिल्कुल डट के जम जाते थे, चमुखी लड़ते थे। उसको भी सुना दी, स्पीकर भी सुना दी, खुद भी बात भी कर गए, और कहते कहते अपनी बात को लंबा भी कर गए। ये बहुत एक कारकुन, परवेज रशीद कह रहा हूं मैं, शेख रशीद, अफजल मिर्जा एक हमारे दोस्त होते थे जो उनको 82 में लाए थे। ये उस जमाने के आदमी है, गॉर्डन कॉलेज में पढ़े हुए थे। तो जनाब कराची में जब मेयर मुकर्रर किया गया तो ये कहा गया कि एक पंजाबी को मुकर्रर कर दिया गया है। हालांकि ये मुरादाबाद के थे। इनके पेरेंट वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए थे, और यहाँ मुरादाबाद के इलाहाबाद नहीं, मुरादाबाद ही के थे, और यहाँ वहाँ से हिजरत करके आए थे, और पिंडी में सेटल हो गए थे। तो एक अलग इनकी स्टाइल था, दुनिया थी, डट के बात करना, जम के बात करना, और खुल के बात करना, और नडार बेबाक। और 6 साल शायद 9 से लेकर ये इसके सेनेटर रहे, बिल्कुल। और इसके बाद दोबारा 12 साल सेनेटर रहे। अब दोबारा भी इस बार मुस्लिम लीग ने इनकी नॉमिनेशन दायर की थी। मुझे याद पड़ता है कि जिस रात इनका इंतकाल हुआ था, शाम को एक खबर इस तरह की आई थी कि इनके पेपर के खिलाफ कुछ शिकायत कर दी गई है, या मुस्तरद कर दिए गए, या होने वाले हैं वगैरह वगैरह, जो हमारे आजकल हो रहा है किस्सा नून लीग के साथ। लेकिन ये है कि किसी नए इलेक्शन से पहले ही ये इस दुनिया से कूच कर गए, और यकीनी तौर पर मुस्लिम लीगियों में इस तरह का पॉलिटिकल वर्कर टाइप का आदमी कोई नहीं है। लीडर सारे हैं। ये एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में नजर आता था, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठने वाला शख्स जो था, इसने सही मानों में एक तरह की सियासत की, अवाने बाला में पहुंचा, और इसकी गूंज से फिर बड़े बड़े डरते थे। पता था लिहाज किसी को नहीं करता। फवाद चौधरी को इसलिए भगाया था, और बहुत से लोगों को जो ना डरते थे इसका सामना करने से, क्योंकि चोर नहीं था ना कोई। अलराम जी इसने अपने भाइयों को PI में कजन को लगाया। इसने क्या लगाया यार, लोग नौकरियां करते हैं, कई लोग थे वहां, उनमें इनके किसी को प्रमोशन इनकी वजह से मिली हो तो बताइएगा।
ये फलां पीआई तबाह कर दी इन्होंने। अरे यार, ये एक लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत इफेक्टिव आदमी थे और दोस्तों के दोस्त थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुस्लिम लीग यकीनी तौर पर एक बहुत ही एक अहम लीडर से, मैं लीडर कहूँगा। इनके साथ वो वाक़या भी तो हुआ था ना, जब इन्होंने वाक़या सही बयान कर दिया था कि रहील शरीफ को बुला के नवाज शरीफ ने कहा कि ये आपका जो ISI का चीफ है ये बातें कहता फिरता है, और वो टेप शायद IB ने उनको प्रोवाइड की थी नवाज शरीफ साहब को, और फिर शायद उसके बाद उन्होंने कहा कि रहील शरीफ ने बुलाया जनरल ज़हीर को और उनको सुनाई गई ये तुम्हारी टेप है। उन्होंने कहा हाँ भाई। तो फिर ये किया गया कि उनका तबादला फौरी तौर पे कर दिया गया प्रीमेच्योर, और बात कुछ टल गई। लेकिन जब इन्होंने ये बात की तो रिजल्ट ये निकला तो एक खलबली मच गई, और नवाज शरीफ को फिर ये कि इन्हें बुला के इनसे मुस्ताफी, ये बाहर थे मुल्क से, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये ऐसे लॉयल थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। वजह क्या थी? वो बात कहने की शायद नहीं थी, यहाँ कहलाई गई थी और ओन करने की नहीं थी, और उन सर्कल में, हसास अदारों में इससे जरा खलबली मची थी कि ये बात पब्लिक क्यों हुई है। और नवाज शरीफ उस वक्त बना के चलते थे, ये जो डॉन लीग्स में उन्होंने बंदों को हटाया, इसमें हटाया, ये इस बात की निशानी थी कि वो कंप्रोमाइज करके चलना चाहते थे। ये सारा कसूर उसका नहीं कि उसकी किसी से बनती नहीं थी, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक हद होती है हर चीज की। शायद दूसरों को पसंद नहीं आया, या शायद ये एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये बात है कि उसने अपने बहुत ही ट्रस्टेड आदमी को इस्तीफा भी ले लिया था, और कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये सेनेटर भी हुए, फिर सेनेटर हुए, और फिर आपको सेनेटर पहले भी थे, दोबारा भी हुए बिल्कुल। और फिर जाहिर है कि ये मुस्लिम लीग में बहुत नाम था इनका। सही। अच्छा, दूसरी भी अब सोचना की खबर है, गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत ने जो ऐलान किया अली सदपारा साहिब का, काफी दिनों से उनकी तलाश जारी थी। अली सदपारा, मोहम्मद अली सदपारा जो थे, वो देखे, हम जो खेल खेलते हैं अब तो ले के हमारे यहाँ क्रिकेट का नाम रह गया है, बिल्कुल। वरना एक जमाने में कौमी खेल जो था वो हॉकी हुआ करता था, बिल्कुल। उसके एक एक प्लेयर जो था लीजेंड था। जब हमारी टीम बॉन्स एयर्स में वर्ल्ड कप खेलने गई, उधर समी था, उधर शहनाज था, उधर शायद रशीद जूनियर था, उधर शायद मंजूर था, उधर इसला था। ये टीम जो थी जब वहां पहुंची तो सारे फॉरवर्ड इस तरह चलते थे कि तो वो क्रिकेट के फैंस लोग हैं ना वो सारे। तो उस वक्त लीजेंड जो क्रिकेट का था, जो आज तक लीजेंड है, पीले था। शायद वो पील पढ़ते हैं लेकिन हमारे पीले ही कहते हैं, पीले कहते हैं, बिल्कुल। और ग्रेट क्रिकेट फुटबॉलर था, और उस इलाके का था, अर्जेंटाइन के साथ ब्राजील का था उस वक्त। वो आज के जो मशहूर फुटबॉलर है उनसे ज्यादा वो बड़ा नाम था, आज तक उसको बड़ा गिना जाता है। आज भी उसका एक कंट्रोवर्शियल सा बयान आया हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने लिखा प्रेस ने कि पाकिस्तान टीम इज फुल ऑफ पीलेस। ये हॉकी के पीले हैं, ये हॉकी के पीले हैं, बिल्कुल। बड़ा नाम होता था। स्क्वाश में लीजेंड हमारे हाशिम खान से शुरू हुए, बिल्कुल, जहांगीर खान और जानशीर खान और आजम खान और रोशन खान, और उसके अलावा बहुत से नाम हैं जो हम इसलिए लेते कि नंबर 2 आते रहे। कमरुज़्ज़मान, मुहिबुल्लाह सीनियर, फला मुहिबुल्लाह जूनियर, क्या क्या नाम थे। कई खेलों में हमने बड़ा नाम पैदा किया है, लेकिन ये खेल है कोह पैमाई, आसान खेल नहीं है। ये खेल से ज्यादा मुहिम जुई है, बिल्कुल। और ऐसा है कि पहाड़ों पर चढ़ना है और चढ़ के संगलाख चट्टानों को पार करके आसमानों तक पहुंचना है, बादलों में गुम हो जाना है। आसान काम नहीं, जान पे खेल के करना, जान जा सकती है, बिल्कुल। ये हमारा वाहिद आदमी था इंटरनेशनली रिकग्नाइज, जिसने 8000 फुट मीटर से जो बुलंद चोटियां थी, जो दुनिया में पता नहीं कितनी 12-14 हैं, उनमें से 8 को सर किया था, और केटू को भी सर कर चुका था। इस बार सरमा के मौसम में सर करने की कोशिश कर रहा था, और एक तो वर्जन ये है कि इसने सर कर ली थी, वापसी पे बॉटल नेक पे फंस गया। यूं है उसकी चोटी का हिस्सा, जिसको बॉटल नेक कहते हैं, वहां फंस गया, और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सका, या जो भी हुआ। लेकिन ही वॉज लीजेंड, हम वाकिफ नहीं है आज, लेकिन उसकी याद में जो नज़में, तराने, गीत, गाने ये सब आ रहे हैं नजर, ये बता रहे हैं कि जो लोग वाकिफ हैं वो किस तरह उससे मोहब्बत करते थे। बिल्कुल, आलमी सतह पर इसने अपना नाम पैदा किया था और पाकिस्तान के नाम को रोशन किया था। बिल्कुल सही है। मुझे अगली स्टोरी की जाने बढ़ना है मीर साहब। जाना तो मुझे किसी और तरफ था, मगर मैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से आगाज करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है, रिमार्क्स आए हैं कुछ, क्या कहते हैं? ये मामला कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है हुकूमत की जानिब से। देखो, रिमार्क्स तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं,
पहले तो इसमें एक राय ये कि इसको लंबा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। उन्होंने रिमार्क्स ये दिए हैं कि जनाब मिसाक जमहूरियत में ये दोनों पार्टीज एग्री कर गई थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल अब मुकर गई हैं या बदल गई हैं, और बदकिस्मती से शायद उन्होंने इस्तेमाल किया। तो एडवोकेट जनरल जो सिंध के थे, हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सियासत का दखल नहीं देना चाहिए। हमें इसी पर गुफ्तगू करने के लिए चीफ जस्टिस साहब इरफान कादर साहब साथ में एक दूसरा कह दूं, चीफ जस्टिस साहब को ये तो याद रहा कि मिसाक जमहूरियत पर दो पार्टियां एग्री कर गई थी, ये शायद भूल गए कि उस वक्त इमरान खान ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, पीटीआई नहीं थी। सही और दूसरी बात यह है कि उस मिसाक जमहूरियत में सिर्फ यही नहीं था, वो ये भी सोच रहे थे कि उस पर सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में बांटने की बात थी, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुने, एक जो दूसरी नौयत के केस सुने, आम नौयत के क्रिमिनल और सिविल। सही। तो ये बात किसी को याद नहीं रहती, वो बात याद रहती जो अपने काम की होती है। इरफान कादर साहब माशाल्लाह इस मसले पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, और बात भी इस पर मैंने 2-3 बार इनको सुना, बहुत क्लियर बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी राय कम से कम हमारे नाज़रीन तक पहुंचे। सही। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या अब ये सारी जो खेल हो रहा है, मैं तो खेल ही कहूंगा, अभी तक फैसला भी कोई नहीं हो पाया, इलेक्शन सर पे आ गए हैं, कैसे देखते हैं आपको? और आपकी राय मैंने 2-3 जगह सुनी भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको ज्यादा वजाहत के साथ हमारे यहाँ भी सुन ले। मैं समझता हूं जी कि बहुत सारे जो सवालात हो रहे हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक इस रेफरेंस से नहीं है। जी, क्योंकि रेफरेंस में तो एक लिमिटेड क्वेश्चन उठाया गया है, और वो ये उठाया गया है कि ये जो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, ये आया आइन के जुमरे में आते हैं या ये किसी और कानून के जुमरे में आते हैं, और सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है, अगर उसमें कोई कदगन लगाना है किसी किस्म का, तो आईनी तरमीम से लगाया जा सकता है या कानून साजी के साथ किया जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि बहुत ज्यादा हेयर स्प्लिटिंग हो रही है और बहुत सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये ठीक है कि जज साहिबान जब इस तरह के सवाल करते हैं या रिमार्क्स देते हैं तो वो एक किस्म का चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसे नहीं लग रहा कि वो कोई समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन सवालों का बिलवास्ता डायरेक्ट ताल्लुक उस चीज से नहीं है, उस रेफरेंस से नहीं है जो कि उनके सामने आया है, जिस पर कि उन्होंने एडवाइस देनी है। तो उससे तो एक इस तरह का इंप्रेशन मिलता है जिस तरह के जज साहिबान जो है वो लीडिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जो जवाब वो सुनना चाहते हैं वो उसी के ऊपर, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बार बार एक चीज पूछी गई, एज इफ के उनको बार बार बताया गया कि ये दूसरी साइड देखें, करप्शन की प्रॉब्लम है, मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। देखिए, मैल प्रैक्टिसेस अगर किसी ने किया तो पकड़े, उनको अंदर करें, कवानीन हैं, अदारे हैं, वो तो कोई इशू ही नहीं है। अब ये जो अगर ये समझते हैं कि सीक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के साथ खत्म कर देंगे, तो सीक्रेसी जो है किसी भी जमहूरी निजाम का एक बहुत बेसिक फीचर है। दुनिया के जितने भी निजाम है, जमहूरी निजाम, वहां पे सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है उसकी एक बड़ी सैंक्टिटी है, और ये एक बेसिक फीचर है जमहूरी निजाम का। तो ये तो ऐसा बेसिक फीचर है जो कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट भी कभी इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, उसको खत्म नहीं करेगी। चाहे जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के सवाल हैं जिससे कि इंप्रेशन ये मिले जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस सियासी अखाड़े में, सियासी कश्मकश में किसी की तरफदारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है कि तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन उसको तरफदारी करते हुए भी नजर नहीं आना चाहिए। ठीक बात है आपकी। इसमें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो मेरा ख्याल स्टैंड दिया हुआ है, और एडवोकेट जनरल सिंध का जो है वो भी बड़ी क्लियरली से ये कह रहा है कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए कोर्ट्स को, और उसी हद तक रहना चाहिए जिस हद तक ये रेफरेंस उनके पास आया है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो स्टैंड है बड़ा क्लियर कट है, दो टोक है, और उन्होंने कहा है कि ये 226 जो है इसमें कोई भी तब्दीली जो है वो आइन के साथ, आइन में तरमीम के जरिए हो सकती है, वरना ये नहीं हो सकती। और आज मैंने जो देखा है एडवोकेट जनरल सिंध को, उन्होंने भी बहुत दो टोक अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो रेफरेंस है ये 226 इतना क्लियर है कि उसके होते हुए इस तरह का रेफरेंस दायर करना एक इररेलेवेंट चीज है, और सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में किस तरीके से वो आइन को की तरमीम जो है वो इनडायरेक्टली कर सकता है, कर ही नहीं सकता। इसलिए
इस तरह का रेफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए था, ये टोटली लीगली इरेलीवेंट चीज है। तो एडवोकेट जनरल सिंध जो है उन्होंने भी कोई वर्ड्स मिन्स नहीं किए और बड़े क्लियर कट उन्होंने व्यूज दिए हैं और इलेक्शन कमीशन भी क्लियर है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में बड़े सालों के बाद वकीला जो हैं अब और अदारे जो हैं वो खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जहाँ पे डिसीजन भी कंट्रोवर्शियल हुआ और वकीला जो हैं और जो अदारों के जो हेड्स हैं वो आके सुप्रीम कोर्ट के आगे बात ही नहीं करते थे, अपना मौकफ ही नहीं पेश करते थे कि कहीं कोर्ट नाराज ना हो जाए। तो ये जो एक कल्चर उभर के आया था उससे वो जो कानून की बालादस्ती है वो खत्म हो रही थी, आइन की बालादस्ती खत्म हो रही थी और चंद जजेस की बालादस्ती जो है वो आइन के ऊपर कायम हो रही थी। तो इस केस को देख के कम से कम वो डिपार्चर जो एक नजर आ रहा है पहली दफा। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादर साहब, आपने बहुत वजाहत के साथ इस बात को समझाया, बहुत शुक्रिया आपका जी। बात बड़ी क्लियर है, जो मैं अर्ज कर रहा था वही था। दानिस्ता मैंने वो सवाल ही पूछा कि चीज जैसे ये तो याद है उनको कि बैसाख जमहूरियत में ये तय हुआ था, ये किसी को याद नहीं है कि एक आईनी सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात भी हुई थी। सही। और ये था कि 2 सुप्रीम कोर्ट हों, जो आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो वो एक अलग अदारा सुने और जो क्रिमिनल और ये सिविल केसेस हो वो दूसरा अदारा सुने। बहरहाल ये सारी बातें हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पे कौमें इकट्ठा सोचती हैं। देखिए सेंक्टिटी है तो दस्तूर को है। सही। ये मिसाक जमहूरियत में क्या तय पाया वो नहीं है, 73 के दस्तूर में जो तय पाया वही उसी को सेंक्टिटी हासिल है। सही। बल्कि कई तरामीम हमने शायद कॉम्प्रोमाइज के साथ की होंगी, लेकिन वो तरामीम भी अहम है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं और पार्लियामेंट ने की है। बाकी कोई चीज़ सही। मुझे ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे कुछ सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीर साहब, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए जो परवेज रशीद के कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद करती हैं, ये क्या होने क्या जा रहा है? उनको ना दहिंदा निकल आए जी पंजाब। लेकिन चलें, ये तो शुक्र है कि इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात जो है बाज़ात खराबी है बस यार वो एक्सेप्ट कर दिए। लगता नहीं था कि ये एक्सेप्ट करेंगे, इतने डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे, कहूँ तो गलत नहीं है। और जोर भी लगा रहे हैं। हफीज शेख साहब ने जो है जहांगीर तरीन साहब से रब्ता कर लिया बिल्कुल, और कहा कि अपनी दोस्ती का हवाला भी दिया है। और ताल्लुकात तो हमारे बहुत प्यारे थे, खूबसूरत थे हफीज शेख साहब से। जब ये कराची में थे तो कुछ ज़ाती दावतों में मैं इनके साथ खासी गपशप भी रही है, शेख साहब के साथ, हफीज शेख साहब के पास। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितनी तब्दीली आई है। एक तरफ तो उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, सही। दूसरी तरफ जो बेचारे मस्कीन परवेज रशीद के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। सही। परवेज रशीद साहब से मेरा बड़े पर्सनल ताल्लुकात भी रहे हैं, हम इकट्ठे खाते पीते उठते बैठते रहे और बड़े एंजॉय करते रहे। हमारे कुछ लोगों का दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन आज तक मैं नजरियाती तौर पर उनसे मुतफिक नहीं हुआ। इस बात का उनको इल्म है। लेकिन इसके बावजूद मैं गवाही देता हूँ कि वो बेचारे एक शरीफुल नफ्स इंसान है, कोई कमाया खाया नहीं उन्होंने। शेख साहब ने, फकीर आदमी नहीं जी, ये हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी, ये हमारे परवेज रशीद साहब ने कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने। अब उनके नाम पे 95 लाख का बिल निकाल दिया पंजाब की तरफ से, ना दहिंदा पंजाब हाउस में। हो सकता है वहां मुस्लिम लीग ठहरते रहे हो, इनके नाम पे कमरा बुक हुआ हो, इनको खबर ना हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं वो पैसे देने के लिए, जैसे भी पार्टी ने कहा होगा इसकी पेमेंट करो, जान छुड़ाओ, गए होंगे और डिस्प्यूट रखा होगा उन्होंने, तो वहां जो कहते हैं स्टाफ उठ के भाग जाता है। वो कहते हैं अकाउंट नंबर दे मुझे। हाँ, कोई इसमें जमा कराने वाला नहीं है। हो सकता है कल हाई कोर्ट में जाएं और कहें साहब ये रकम लें, जमा करें, वहां तो जमा कोई नहीं करता। और इस बेस को बनाकर जो आदमी, और बाकी थे कि डॉन लीग में फलाना पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा कि सिक्योरिटी इदारों को जो इनकी बातें पसंद नहीं है, सिक्योरिटी इदारों को पसंद नहीं है, कभी कभी हमें पसंद नहीं आती। मैं कहता हूँ ना, मेरा नजरियाती इख्तलाफ उनसे रहा बिल्कुल। और वो भी अपने आप को इनकलाबी समझते हैं। वो कोई मुस्लिम लीग ही नहीं अपने आप को समझते। हम भी जो हैं उनको इनकलाबी समझते हैं। इनकलाबी मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स। तो लेकिन उसके बावजूद इस बात में कोई शक नहीं है कि वो फकीर मंद आदमी है
और सच बोलते हैं, डट के बोलते हैं, और सियासत में बड़ी गुंडी करते हैं। वैसे मैं एक बात मैं कहूँ, अब नेगेटिव ना ले लिए जाए से, बड़ी गहरी किस्म की वो करते हैं। अब उनके साथ ये सारा वाकया होना कोई अच्छी निशानी नहीं है जमहूरियत के लिए, और अल्लाह करे कि वो हाई कोर्ट से हो जाए, वरना उनकी जगह पे मेरा ख्याल में कवरिंग कैंडिडेट जो है वो इरफान सदीकी हैं। नजरियाती तौर पर तो हम उनके ज़्यादा करीब हैं, हम आहंग हैं, और वो अगर सेनेटर हो जाए तो हमें खुशी होगी। लेकिन असूली बात यह है कि परवेज रशीद को क्लियरेंस मिलनी चाहिए और उन्हें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इस इलेक्शन के मुस्लिम लीग के हर कैंडिडेट को वो तंग कर रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह को भी किया था मेरा ख्याल में, वो आपने पहले भी जिक्र किया ये कर, और उधर क्या कर रहे हैं, उसल फैसल वावडा को क्या वावडा, और उसका कागज देखे बगैर उसको अप्रूव कर रहे हैं। निहाल हाशमी ने इतराज तो किया, उन्होंने कहा डेट तो बता दें। ये था कि ये दोहरी शहरियत की कोई बोलते नहीं है। आप चाहते क्या है भाई? इसे कहते हैं कानून का मजाक उड़ाना। ये है शफाफियत जिसका आप चर्चा कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि हम शफाफ करना चाहते हैं, कराना चाह रहे हैं। फैसल वावडा से बहुत सी पोजीशन जो है ना वाजे हो जाती है। अब इनकी बस चले तो शायद पंजाब के सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ ये लगा दें कि मुस्लिम लीग का नून का कोई सेंटर ना आए तो बेहतर है। लेकिन जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसका रिएक्शन रद्दमल तो पिछले इलेक्शन भी अनफेयर हुए थे और वो जुडिशियल इंटरफेरेंस से हुए थे। साकिर निसार साहब ने किए थे, कर दिया जब हो गए नों पेज दाखिल कि नवाज शरीफ जो नाहल किया था वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। अच्छा जी, उसके बाद किसी ने कह दिया कि पार्टी को ओहदा नहीं रख सकता, लेकिन सेनेटर की सारी शिस्तें एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने साइन की हुई। उन्होंने कहा सारे वो खत्म हो गए। उन्होंने कहा नया नाम दे सकते, उन्होंने कहा अब नहीं दे सकते, डेट गुजर गई है। वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट लिया हुआ था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये तो प्री पोल रिगिंग की इंतहा है ना भाई। अब क्या करें यार? साकिर निसार साहब उसको हमारे चीफ जस्टिस थे, हम कुछ कह भी नहीं सकते उनके बारे में। लेकिन अदालतों के बारे में गुफ्तगू अमेरिका में तो बोलते हैं ये जज जो है ये डेमोक्रेट है, ये जज जो है ये रिपब्लिकन है, यानी कि जजों के ज़हन उनके रुझानात की बात की जाती है। हमारे यहाँ मना है, ये हमारे यहाँ नहीं की जाती। लेकिन साहब जब ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है फिर बहुत सी बातें होती हैं। कि इमरान खान की घबराहट का नतीजा है ये सेनेट इंतखाबात, क्या वो घबराए हुए हैं? मुझे लगता है घबराए हुए इसलिए हैं कि शायद उनको मैसेज दिया गया है कि भाई ये इलेक्शन आपको खुद लड़ना है। किसी किस्म की इंटरफेरेंस हमारी तरफ से होगी तो वो अब इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। हमने बड़ी खिदमत की आपकी, बड़ी मदद की आपकी, लेकिन ये है कि वी बिलोंग टू स्टेट नॉट टू एनी गवर्नमेंट। हम खादम हैं रियासत के, रियासत है पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। हम किसी हुकूमत के तरफदार नहीं हैं। हम सुखन फहम गालिब के तरफदार नहीं। और सुखन फहम क्या है? हम आइन को मानने वाले हैं। अच्छा, बिलावल भी बड़े पुरुमीद नजर आते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने हमें ज्वाइन किया है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये हम बात इस मसले पे कर रहे हैं मैडम के ये जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, यूसुफ रजा गिलानी साहब का अल्लाह का शुक्र हो गया है। कराची में फैसल वावडा साहब के बड़े हंगामा शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों में इत्सादम भी हुआ, और परवेज रशीद के रिजेक्ट हो गए कागजात। क्या कर रहे हैं ये सारा अदारा जी? क्या इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और पीडीएम के पास क्या इसका इलाज है जी? बहुत शुक्रिया। इस वक्त बर्निंग इशू है, और आपने कहा फैसल वाडा नहीं, वो हलीम आदिल शेख का इशू हुआ था बाय इलेक्शन में। आपको सोचें नहीं, आज फैसल वाडा का भी हुआ है। अच्छा, वो फैसल वाडा का तो मैटर ये है कि पूरी कौम जानती है कि उनका मिजाज क्या है। वो क्या पार्लिमानी जमहूरी रिवायात के पासदारी तो कभी नहीं की उन्होंने। जिस तरीके से मजाक उड़ाया जमहूरियत का, जितनी तौहीन की, और उसके बाद ये देखें कि एक शख्स जब हम पार्लियामेंटेरियन या जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो अपना जब फॉर्म सबमिट कराता है तो उसमें एक हल्फिया पेपर होता है जिसमें वो अपनी डिक्लेयर करता है कि हमारी नेशनलिटी पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये कह दिया और उसके बाद वो जब अपना स्क्रूटनी के पास एक पेपर जमा कराते हैं कि उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो जो उन्होंने एफिडेविट जमा कराया था वो सादिक अमीन नहीं रहे। अच्छा, ये तो अलमिया रहा हमेशा से पीटीआई का
कि उसने हमेशा ड्यूअल स्टैंडर्ड रखा कि वो लोग जो उनके हमनवा हैं, जो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उनको वो हर तरह से सेव करते हैं। लेकिन अगर वो कितना ही अब वो परवेज रशीद साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और उन्होंने जो जदोजहद जमहूरियत के लिए की वो किसी से ढकी छुपी नहीं, वो एक अलहदा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साबिक प्राइम मिनिस्टर और इस जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए जो रवैया अख्तियार किया वो इंतहाई काबिल मुजम्मत था। एक तरफ उन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन की कि जी वो सजा याफ्ता, और आपने देखा कि वो अपनी सजा कंप्लीट करके 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके थे। उसके बावजूद ये ऑब्जेक्शन रेज करना ये इनकी बौखलाहट का नतीजा था। फिर वो तोशाखाना केस ले आते हैं जो कि अभी प्रोसेस में, और ये भी सबको पता है कि वो हार का जो बार बार इशू उठा के उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है। वो एक खानदानी रवायत के हामिल शख्स जिससे माशाल्लाह से जिस तरह उन्होंने अपनी लेकर चले पार्लियामेंट को, आइन को, जमहूरियत को, एज ए स्पीकर उन्होंने अपने आप को मनवाया और वो कभी उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा जानिबदारी का। और इसी तरीके से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट को, आइन को, पार्लियामेंट को जो इज्जत दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में डेली बेसिस पे आते थे, पार्लियामेंटेरियन के काम करते थे और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रोजाना जवाब देते थे अपोजिशन को। तो वो रिवायात वो कायम करके गए, वो इज्जत वो पार्लियामेंट को देके गए, जो कि ये कहते थे कि जी हम आएंगे, लेकिन आज तक वो पार्लियामेंट में आना, जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो आना गवारा नहीं करते। और उनकी किरदार कशी करना, उन पे इस तरह के इल्जाम लगाना, और हालांकि वो उस हार की डबल कीमत भी दे चुके थे, उस हार को भी जमा करा चुके हैं, तो उसका वावेला किया जाता है। वो लोग जो ना तो सादिक हैं ना अमीन है, खा वो प्राइम मिनिस्टर से लेके, आप सोचे कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिन्होंने इदारों पे हमला किया, जिस केसेस में वो मफरूर है और आज इस्तिस्ना हासिल करके बैठे हुए हैं, ये तो कहते थे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। आज मुख्तलिफ केसेस में जिसमें बलवा था, जिसमें सिविल नाफरमानी थी, जिसमें वो कहते थे कि जी हुंडी के जरिए पैसे भेजें, बिलों को जला दें, वो कहते थे हम जाके छुड़ा लाएंगे, सरकारें कार में मुदाखलत करते थे, ये सारी चीजें पूरी कौम ने देखी है। तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि ये यहाँ जितना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन गुज़िश्ता 2.5 सालों में किया गया अपोजिशन की जमातों को, और उनके ऊपर किस तरीके से इलेक्शन 2018 हुए और उसके जरिए ये सिलेक्ट होके आए, किसी ने उस वक्त जब RTS सिस्टम बैठा उस पर कोई सोमोटो एक्शन लिया गया, इसी तरीके से जो इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे किसी ने सुना, फिर जब अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के हवाले से पेश की गई तो जो 64 से 50 वोट्स जब खड़े होते तो 64 होते, और जब सीक्रेट बैलेट होती तो उसके अंदर वो 50 नजर आते। तो अगर इमरान खान साहब इतने ही इसके मामले में फिक्रमंद थे तो उसी वक्त उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। इतना अरसा वो सोए रहे, जब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अनाउंस कर दिया इलेक्शन, उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा हो गए, स्क्रूटनी हो गई, प्रोसेस चल रहा है, तो अब आप जो है ये कह रहे हैं कि सीक्रेट होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए। अगर आप सीरियस थे तो आप इसको पार्लियामेंट में लाने से पहले तमाम अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लेते, और उनके साथ जो एक तरीका होता है आईनी कानूनी की कमेटियां बनती हैं, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लिया जाता है, फिर जाके फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी शादा रहमानी साहबा कि आपने बहुत हमारी तफसील के साथ हमारी रहनुमाई की, मुझे कोई सवाल भी नहीं पूछना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका जी, माशाल्लाह बहुत क्लियर बात की उन्होंने जी, और एक ही सिंगल गो उन्होंने सारी बातें कर दी हैं, इसलिए मैंने कोई सवाल भी नहीं पूछा। बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, और कज बहसी का तो कोई फायदा होता नहीं ना आपको। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है मीर साहब, फैसल वाबडा मंजूर हैं, परवेज रशीद नामंजूर हैं, वजह क्या हो सकती है इसकी? भाई वो लाडले हैं, ये तंग करते हैं, तो ना तंग करे ना फिर पप्पू यार, तंग ना कर। मसला ये है कि परवेज रशीद साहब जो है ना वो बात जो है ना खासे आर्गुमेंट के साथ करते हैं, और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि ये फायदा उठाना चाहा हो कि वो चूंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा चहेते नहीं हैं, उनके 1-2 मामला डॉन लीक्स वगैरह में, दूसरे मामला में वो नाखुश थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि चलो इसका फ़ायदा उठाकर इसको किया जाए। हालांकि वो लोग अब दखल नहीं दे रहे इसमें, कुछ कर नहीं रहे, और वो सेनेटर रह चुके हैं, बिल्कुल परवेज रशीद सेनेटर रह चुके हैं। तो इसके बावजूद भी अगर ये सारे करते हैं और कहते हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस तरह ले जाना चाहते हैं मुल्क को, क्या मजाक बनाना चाहते हैं, क्या डर है इनको यूसुफ रज़ा गिलानी से? यही ना
कि अगर कौमी असम्बली से वोटिंग होनी है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीते ना भी और उन्होंने डेंट डाल दिया जो सीटें हैं दूसरे लोगों की, तो क्या बनेगा? और वैसे भी सीटें इनकी कम है, शायद पीटीआई की 156 है और दूसरे लोगों की 161 है 161, और बाकी जो सीटें हैं वो तो मांगे तांगे की है। कोई ऐसा डेंट पड़ गया तो वो जो बकाऊ माल के बगैर पड़ सकता है, तो फिर क्या बनेगा? सही है। फिर कहेंगे नो कॉन्फिडेंस हो गई। और अगर हफीज शेख के खिलाफ हुई तो उन्होंने कहना जो बजट कट पास हो गया, बजट फेल हो गया, और बजट फेल होने का मतलब हुकूमत खत्म हो गई। हुकूमत खत्म हो गई, बिल्कुल। तो ये सूरत हाल पैदा हो रही है जो मेरा ख्याल में सोचने वाली। सही है। हमें ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से लौट कर आते हैं दोबारा और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है वेलकम बैक। मीर साहब, हफीज शेख साहब और जहांगीर तरीन साहब का रब्ता होता है क्या? जहांगीर तरीन साहब को दोबारा से मुतहर्रिक को रेन करना चाह रहे हैं? नहीं, खैर इसका मैंने जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको रिपीट करता हूँ दोबारा कि जो हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, इनके बहुत एहसानात हैं तहरीक इंसाफ पर। मैं ये नहीं कहता इमरान खान पर, लेकिन इमरान खान पर ज़ाती इतने एहसानात हैं कि ये कहा जाता था कि दो लोगों के बारे में, हलीम खान और इनके बारे में, कि ये उसके ATMs हैं, ये गोया फाइनेंस करते हैं। और हलीम खान तो पहले ही बेचारे फारग कर दिए गए, अब इनको भी कुछ वक्फे के बाद फारग किया गया। कुछ और वजूह भी हो सकती हैं कि इनको फारग करने की, एक लॉबी मजबूत हो गई हो इर्द गिर्द, और लगता था कि हो सकती इस बात की। ये बहुत खुलूस के साथ और डट कर जवाब देते थे। इमरान ने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की कि मुझे अफसोस हुआ, सदमा हुआ, और लेकिन मैं नहीं समझता कि जो इमरान इनके बाद लीनिएंट व्यू जो रखते हैं, अब मेरे ख्याल में जरूरत तो पड़ी है। पहले तो आया था, कुछ लोगों ने कहा था कि इनको दोबारा लाया जाए और इलेक्शन इनके सपोर्ट किए जाए, लेकिन वो जब अग्री नहीं किया तो मेरा ख्याल में हफीज शेख के इलेक्शन पे ये हुआ कि उन्होंने उनसे साथ ताल्लुकात भी होंगे, दोस्ती भी होगी, उन्होंने उसका हवाला भी दिया और जहर भी कहा कि पार्टी के लिए आपकी खिदमत बड़ी होने कि मेरे आप पार्टी ने खड़ा किया, मेरे दोस्त भी हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा आपको। तो शायद वो कुछ कर भी रहे हैं, कुछ शुरू किया उन्होंने, तो जोर तो लगेगा भाई, जोर अच्छा लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि बयान हल्फी पर, एक तो वो पार्टी को जो टिकट के पैसे वो अगर होगा वो मेंशन किए जाएंगे, बयान हल्फी दिया जाएगा कि कोई लेन देन नहीं करेंगे, पैसे वगैरह हो। ये एक बयान हल्फी से क्या हॉर्स ट्रेडिंग रोक लेंगे? ये बयान हल्फी का है कि अगर उसमें झूठे साबित हो गए तो आप प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, बिल्कुल साबित किया जा सकता है, आप सादिक को अमीन ही रहे, साबित किया जा सकता है, और बातें भी साबित की जा सकती हैं। लेकिन ये तो बात की बातें हैं। लेकिन इन चीज़ों से उन्होंने कहा जी अब तो पैसे दुबई में लिए जाते हैं और ज़्यादा लिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक हुंडी का तरीका भी है और बहुत से तरीके भी हैं। आप फिल्में बनाते हैं, ये हो गया है, मलिक रियाज बन गए हैं आप, तो वो उन लोगों ने कहा चलो फिर कोई और तरीका। पैसों की ट्रांसफ़र का तो यह था कि बनी जाती थी, जुआ खाना को ट्रांसफ़र होती थी श्रीलंका में, वहाँ से किसी के नाम निकल आता था कि उसने जीत लिया है और उसको ट्रांसफर हो जाती थी, लीगल मनी हो गई कि जुए से जीती हुई मनी लीगल है ना। हमारे यहाँ तो हराम है ना, हलाल मनी नहीं है वो, लेकिन कानून की जबान जो इंटरनेशनल है उसमें तो वो लीगल है। तारुल कादरी ने ये बयान किया था कि यहाँ से पैसा जाता है श्रीलंका, वहाँ जुए खाने में वो उसको जीता हुआ दिखाया जाता है और फिर वो पैसा जीता हुआ कहीं चला जाता है, बीच में जिसका कोई कमीशन बनता है वो ले लेते हैं। तो ये पता नहीं इंटरनेशनल रैकेट क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो पाक साहब मनी को अब आप हराम मनी के लिए अच्छा, ये जो शफाफ इलेक्शन चाह रही हैं पार्टी, दोनों चाहती हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, वाज़े तौर पर सामने आके तो कैमरे में ये शफाफ इलेक्शन हो जाए। रुकावट आप क्या देख रहे हैं, रुकावट कहाँ खड़ी है? नहीं, रुकावट जो है वो तो कहीं भी खड़े होने की बात नहीं है। शफाफ इलेक्शन आप इस निज़ाम में कर नहीं पाते। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर इलेक्शन कमीशन ही आपका वो मजबूत दिखाई नहीं देता, आपको उसी पे एतबार नहीं है। वहाँ फैसल वापडा पे ये कर दिया, यहाँ प्रवेश सीट पे ये कर दिया, और वेरिड तरीका है। फिर उसके बाद ये है कि वापडा का केस जो है 2.5 साल से लटका हुआ है, और 2 सेनेटर जो थे उसके हमारे मुस्लिम लीग के, वो तो इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिए थे। तो ये सारी बातें हैं कि ये करने के लिए बहुत एक निज़ाम बनाना पड़ेगा, जो अभी हमारे यहाँ है नहीं। निज़ाम मजबूत होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वक्त बड़ा शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट से आपके व्यूज़ देने हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट हमारे में इजाफा है, जो कि बड़ा खुशाइंद है, जो माशी इशारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये सब कुछ तो हो रहा है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, अवाम को रिलीफ। देखें यार, ये एक तरफ तो ये आता है कि जी हमने ज़्यादा कर्जा अदा किया, दूसरी तरफ सरकारी एक वर्शन आता है कि कर्जा जो है वो हमारा बढ़ गया है, 5 अरब डॉलर या कितना बढ़ गया है। वह कर्जा बढ़ गया तो फिर आपने अदा क्या किया? ये समझ नहीं आती वाली बात है ना। अदाद शुमार फिगर जो इतनी आ रही हैं वो सब कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो कहते हैं कि हमारी अब
ज़्यादा बरामदात हो रही है, तो उसकी रीजंस हैं। बांग्लादेश का हिंदुस्तान में और इवन चीन के जो है वो शेयर कम हुए इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना की वजह से। वाटर आपको मिल रहे हैं, तरसीलात ज़्यादा इसलिए हो रही है कि लोग डर के मारे अपना पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं कि जाएं वहाँ शायद कारोबार करना पड़े, नौकरियाँ खत्म हो रही है इंटरनेशनली, और बहुत सी वजूह है। अल्लाह करे मईशत मुस्तहकम हो, कौन चाहता है पाकिस्तान की मईशत खराब हो, लेकिन ये है कि हम लॉलीपॉप पे अब नहीं रहना चाहिए। अवाम का रिलीफ की तरह फिर अवाम तो मेरे ख्याल में इस मामले में वो तो चाहती महंगाई है, बेरोजगारी है, बिल्कुल ये वादा पूरा नहीं हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आज खबर आई है कि 7 रुपए चीनी की कीमत बढ़ाई जा रही है यूटिलिटी स्टोर पे। ये जिस चीज की कीमत कम करना चाहते थे ये कम करना चाहते थे। हर चीज जो है, और अवाम जो है जहां भी आप जाते हैं इलेक्शन में भी देखें नारे लगते हैं, चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर और पता नहीं क्या का चोर और चोरों चोर। इन्होंने जो इल्जाम लगाए थे पुरानी हुकूमतों पर, उल्टे इल्जाम इन्हीं पर लगने शुरू हो गए। तो ये सारी जो कहानी है ये बिल्कुल एक सूरत हाल को बिल्कुल और तरह बातें करती। क्लोजिंग रिमार्क्स में सर बस जी क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी